बच्चों अभिषेक मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो कल आप लोगों को इंतज़ार शायद कर रहे होंगे, वीडियो आपको नहीं मिल पाया, तो थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई। वीडियो भी शूट किया, उसके बाद वो अपलोड नहीं कर पाए, थोड़ी सी उसमें समस्या आ गई, तो दोबारा उसी वीडियो को फिर से शूट करना पड़ रहा है। तो उसके लिए कल की जो वीडियो नहीं आया है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं आप लोगों के कि वीडियो नहीं दे पाए आपको। चलिए कोई बात नहीं, जब इस ऐसी कंडीशन कभी कभी आ जाए तो आप पिछले वीडियो देखते रहा करिए, इससे रिवीजन होता रहेगा, है ना। तो आप रनिंग में ही रहेंगे। वैसे अगर आप नहीं देखेंगे तो थोड़ा मन उछटने लगता है उस समय से, तो आप रोज़ देखते रहेंगे तो फिर आपका रिवीजन भी बना रहेगा और मैथ आपको समझ में भी आती रहेगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, और उसमें हमने पढ़ा नंबर 1 पर घनाभ, कि घनाभ क्या होता है, कैसा होता है, उसका विकर्ण क्या होता है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल से दो फार्मूले बने, एक पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा संपूर्ण पृष्ठ, और उसका आयतन क्या होता है। इस तरीके से कल आपने घनाभ के बारे में पढ़ा पिछली क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे घन। तो जैसा कि हमने बताया था कि घनाभ जो होता है उसमें 3 साइडें होती हैं, जिसमें एक होता है लंबाई, दूसरी होती है चौड़ाई, और तीसरी होती है ऊंचाई। तो अगर तीनों बराबर नहीं है, हमने बताया था, अगर तीनों बराबर नहीं है और अधिकतम 2 बराबर है, मतलब लंबाई चौड़ाई बराबर हो जाए, या फिर चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो जाए, या फिर लंबाई और ऊंचाई बराबर हो जाए, मतलब अधिकतम 2 ही साइडें बराबर हो, तीसरी बराबर ना हो, या वो तीसरी कम थोड़ी हो या थोड़ी सी ज्यादा हो, इस तरीके से जो आकृति बनाएंगे उसे कहते हैं घनाभ। लेकिन घन में क्या होता है, ये तीनों लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो तो उसे कहते हैं घन। इसीलिए इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई न लिख के सीधे लिखा जाता है भुजा। क्लियर हुआ? सीधे लिखते हैं भुजा, मतलब लंबाई को भी भुजा लिखेंगे, चौड़ाई को भी भुजा लिखेंगे, और ऊंचाई को भी भुजा ही लिखेंगे। ठीक है। तो जैसे जैसे घनाभ के फार्मूले पढ़े थे उसी प्रकार से घन के भी फार्मूले होंगे। तो सबसे पहले हम घन का चित्र बना लेते हैं। अच्छा, घन का उदाहरण के रूप में कैसे पढ़ेंगे? सब लोगों ने लूडो जरूर खेला होगा, हमने भी बहुत खेला है, आप लोगों ने भी बहुत खेला होगा। नहीं, बचपन में होता ही है, लूडो बहुत खेलते हैं बच्चे। तो लूडो जो है उसका जो पासा आपने देखा होगा, लूडो का पासा छोटा सा होता है, लेकिन उसके जो 6 फलक हैं वो सब बराबर होते हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि 6 छोटे छोटे बराबर वर्ग उठाए जाए और उनको जोड़ दिया जाए चारों तरफ से, मतलब एक नीचे एक ऊपर, और उसके बाद चारों साइडों में लगा दिए जाए। 6 वर्गों को जोड़कर जो बंद आकृति बनेगी उसे कहते हैं घन। क्लियर हुआ? तो उसका चित्र बना लेते हैं। कुछ ऐसे बराबर है, लगभग शायद है तो बराबर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बराबर ही है। तो ये जो आकृति बन रही है इसे कहेंगे घन। क्लियर हुआ? इसे कहेंगे घन। चूंकि ये पीछे की लाइनें हैं तो इनको थोड़ा डॉट करके बना सकते हैं, थोड़ा और क्लियर लगने लगेगा। थोड़ा डॉटेड लाइन डाल दें यहाँ पर, तो डॉटेड लाइन डालने से क्लियर लगने लगेगा, पीछे का लगता है व्यू, है ना। क्योंकि ये जो आकृति है ये 3 डायमेंशनल, जिसे हिंदी में बोलते हैं त्रिविमीय आकृति, है ना। त्रिविमीय, जो 3D बहुत सुना होगा, अब तो फिल्में भी बनने लगी हैं 3D पे, है ना। 3D फिल्में बनती हैं। तो वैसे ही पूरा एक ब्लॉक समझ लीजिए आपके पास है। ये लूडो का पास है, ऊपर 6 लिखा है, नीचे 1 लिखा है, इधर 4 लिखा, उधर 5 लिखा, इधर 2 लिखा, उधर 3 लिखा, ऐसे होता है ना। तो ये लूडो के पासे की तरह से घन होता है। तो इसमें 6 फलक है। ये पहला फलक हुआ जो सामने का दिखाई दे रहा है, ये पीछे का दूसरा दिखाई दे रहा है, ये इस साइड का तीसरा हो गया, इस साइड का ये बन रहा है, ये चौथा है, ये ऊपर का है 5वां, और ये नीचे का 6ठा। इस तरीके से 6 फलक या कह लें 6 वर्गों को जोड़कर जो एक बंद आकृति बनी उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे घन। क्लियर हुआ?
तो सबसे पहले उनकी भुजा मान लेते हैं। यदि घन की भुजा ए हो तो भुजा माननी है, भुजा ए मान ले, बी मान ले, सी, कोई भी अल्फाबेट मान सकते हैं। तो पहले जैसे चलता था काखा गाघा माना जाता था, अब बाद में फिर धीरे धीरे संशोधन हुआ, ABCD अंग्रेजी के अल्फाबेट जो होते हैं, अब हिंदी के अल्फाबेट हटा के अंग्रेजी के अल्फाबेट मानने लगे। पुरानी बहुत सी जो पुरानी किताबें हैं, आज से 20-25 लगभग साल पहले की जो किताबें आप देखेंगे उसमें वहाँ इस तरह से जैसे समीकरण आप पढ़ते होंगे कि सिंपली 2x² + 5x + 6 = 0, इस तरीके से। तो पहले समीकरण ऐसा नहीं होती थी, पहले समीकरण होती थी 2 स्क्वायर + 5 + 6। बड़ा अजीब लग रहा है ना पढ़ने में, थोड़ा अजीब लग रहा है ना। तो इस तरीके से पहले समीकरण होती थी, का प्रयोग करते थे, खा का कर लेते थे। लेकिन उसके बाद संशोधन हुआ तो फिर x और y अंग्रेजी के अल्फाबेट का प्रयोग करने लगे। उसी प्रकार से तो यहाँ पर हम भुजा माननी है तो कुछ भी मान सकते हैं। तो सिंपली सी बात करें अब यहाँ पर, तो ये जो जैसे उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 होती थी, इसमें तीनों बराबर हो जाएंगी। मतलब L, B और H 3 होती थी, तो L को A, B को भी A कहें और H को भी A कह लें, तो सब बराबर है। तो ये एक भुजा हो गई A, एक ये भुजा हो गई A, एक ये हो गई A, वैसे ये भी A, ये वाली भी A, ये भी A, इसे भी कहेंगे A और इसे भी कहेंगे A, ये वाली भी A हो जाएगी, ये भी A है और ये वाली भी A है और ये वाली भी A है। क्लियर हुआ? तो मतलब जितनी भी भुजाएं हैं, जैसे उसमें आपने घनाभ में पढ़ा था 4 लंबाइयां, 4 लंबाई, 4 चौड़ाई और 4 ऊंचाई, तो वैसे ही इसमें टोटल अगर देखी जाए तो 12 इसमें कोर होती थी, 12 कोर। वैसे ही इसमें भी 12 ही कोर होंगी और उन सबको ए कहते हैं, इसलिए 12 ए हो जाएगा। उसमें जैसे प्रत्येक जितने भी कोर थे उन सब की लंबाई जो थी वो 12 × L + B + H पढ़ी थी, इसमें 12 ए हो जाएगी। चलिए उसकी कोई बात नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि पहला पॉइंट लेंगे कि घन का विकर्ण। पहला पॉइंट है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण क्या होगा? तो घन का विकर्ण जैसे घनाभ में हमने बताया कि इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक की जो दूरी होगी ये वाली, इसे कहेंगे विकर्ण। तो अब हम इसमें ये नहीं बता रहे हैं आपको कि कैसे निकाला जाएगा, हमने आप लोगों ने घनाभ में पढ़ा ही है कि किस प्रकार से हमने इसका विकर्ण निकाला था। तो इस वजह से अब यहाँ पर हम डायरेक्ट लगाएंगे। जैसे घनाभ का विकर्ण पढ़ा कि घनाभ का जो विकर्ण था √L² + B² + H², इस तरीके से पढ़ा। चूंकि हमने माना L भी A है, B भी A है, H भी A है, तो सबकी जगह पर A लगा दें तो √ ये हो जाएगा A² + A², तो मतलब √3A², तो एक A बाहर आ गया तो A√3 हो गया। अब चूंकि A क्या है? भुजा, तो आप उसे भुजा √3 कह लीजिए या फिर A√3 कह लीजिए। तो फार्मूला बनेगा घन का विकर्ण बराबर भुजा √3, या फिर इससे जो कि भुजा A मानी है तो ये हो जाएगा A√3 इकाई। क्लियर हुआ? ये हो गया पहला फार्मूला घन का विकर्ण। क्लियर है? उसके बाद दूसरा कौन सा लिखा था? उसके बाद दूसरा जो फार्मूला लिखा वो जो था घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे कहते थे वक्र पृष्ठ। क्लियर हुआ? वक्र पृष्ठ कहते थे। तो घनाभ का जो यहाँ घनाभ नहीं आएगा, यहाँ पर हम घन का लिखेंगे क्योंकि हम घन के विषय में पढ़ रहे हैं। तो जैसे घनाभ की बात कर रहे थे, घनाभ का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे किसी भी कमरे की बात करें, जैसे जहां भी आप बैठे होंगे उस कमरे में बैठे बैठे देखिए अपने चारों तरफ जो 4 दीवारें दिखाई दे रही हैं, एक इस तरफ की, दूसरी इस तरफ की, एक सामने की, एक पीछे की, 4 दीवारें आपको दिखाई दे रही हैं। उन चारों दीवालों के क्षेत्रफलों का जो योगफल होगा उसे कहा जाएगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप जहां पे बैठे हुए हैं, जहां खड़े हुए हैं, फर्श
का क्षेत्रफल नहीं नोट करना है, जो आपके ऊपर छत है उसका क्षेत्रफल नहीं लेना है, केवल सिंपली 4 दीवारें लेनी है। तो हमने जैसे बताया था कि वर्ग इसमें जितने भी है 6 वर्ग जोड़ के बनाया गया है, तो जो दीवारें हैं वो सब वर्गाकार होंगी, क्योंकि आप जानते हैं वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर, होता है ना भुजा स्क्वायर। तो इसमें चूंकि 4 दीवारें जोड़ी गई हैं तो 4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्लियर हुआ? एक दीवार का भुजा स्क्वायर, दूसरी का भुजा स्क्वायर, तीसरी का भुजा स्क्वायर, चौथी का भुजा स्क्वायर, तो 4 बार भुजा स्क्वायर जोड़ दीजिए, तो भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू भुजा स्क्वायर। अगर इसी चीज को हम घनाभ के आकार में पढ़ें, जैसे घनाभ में पढ़ते थे उसमें लिखते थे 2 इंटू एल प्लस बी और इंटू एच। तो हमने यहाँ पर माना क्या है, एल को ए माना प्लस बी को ए माना और इंटू एच को भी ए माना, तो 2 इंटू ये हो जाएगा ए प्लस ए, तो 2a हो जाएगा और इंटू ए। अगर गुणा करें तो 2 दूना 4 और a इंटू ए जो है वो हो जाएगा ए स्क्वायर। क्योंकि a को हमने माना है भुजा, तो भुजा यहाँ भी स्क्वायर लगाए तो यहाँ स्क्वायर लगाएंगे, 4 को 4 लिख लेंगे, तो देखिए 4 इंटू भुजा स्क्वायर बना। तो इसे कहते हैं घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर हुआ? तो यहां पर लिखेंगे 4 इंटू भुजा स्क्वायर या बराबर 4a स्क्वायर, और मात्रक होगा वर्ग इकाई। क्लियर हुआ? अब तीसरे पॉइंट पे पढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर जिसे कहेंगे संपूर्ण पृष्ठ। क्लियर हुआ? तो संपूर्ण पृष्ठ, तो हमने बताया कि जो घन है वो 6 वर्गों को जोड़ के बना। तो आप जहां भी बैठे हुए कमरे में फिर से एक बार कमरे को देखिए अपने, तो आपको 4 दीवारों के अलावा एक छत और एक फर्श और एक छत आपको दिखाई दे रही होगी, है ना? तो आप अपने आसपास देखते रहिए, आपको 4 दीवारें दिखाई दे रही होंगी, उसके अलावा फर्श दिखाई दे रही होगी, छत दिखाई दे रही होगी। इन सभी 4 दीवारें प्लस एक फर्श और एक छत कितनी हुई? 4, 1 को 5 और 1 6। इन 6 फलकों का अगर हम क्षेत्रफल निकाल के जोड़ लें तो उसे कहेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ। जो कि अभी बताया कि एक वर्ग है, ये वर्ग है सारे, तो एक वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। तो 6 वर्गों का क्या होगा? तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर, इसे कहेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हम इसे घनाभ की आकार विषय में सोचे, घनाभ की तरीके से, तो घनाभ में लिखा था 2 इंटू एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल। क्लियर है ना? तो 2 इंटू एल की जगह पर ए, इंटू बी की जगह पर ए, प्लस फिर बी की जगह पर ए, इंटू एच की जगह पर ए, प्लस एच की जगह पर ए और इंटू एल की जगह पर ए। तो 2 इंटू ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस प्रकार से 2 इंटू ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, और 3a स्क्वायर का गुणा करेंगे यहाँ पर 2 से, तो हो जाएगा 6a स्क्वायर, और चूंकि a थी भुजा तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर कह लें या फिर 6a स्क्वायर कह लें। इस प्रकार से घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर या बराबर 6a स्क्वायर वर्ग इकाई। ठीक है ना? उसके बाद चौथा पॉइंट था, चौथे पॉइंट में पढ़ा कि घनाभ का आयतन। तो वैसे यहां पर पढ़ेंगे घन का आयतन। तो घन का आयतन जैसे होता क्या है, जैसे घनाभ में पढ़ा आपने कि घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच होता है। तो L की जगह पर E इंटू बी की जगह पर E इंटू एच की जगह पर E लगाएं तो ये बनेगा a क्यूब। जो कि a को हम लिखते हैं भुजा, तो इसे कहेंगे भुजा क्यूब। इस प्रकार से जो घन का आयतन होगा उसे कहा जाएगा भुजा क्यूब। क्लियर हुआ? तो घन का जो आयतन होगा उसे लिखेंगे भुजा क्यूब या फिर a की घात 3 या a क्यूब, और मात्रक क्या होगा इसका? घन
इकाई। नोट करते रहिए। तो आप घन और घनाभ दोनों पढ़ चुके हैं, नोट कर लीजिए। तो नोट हो गया होगा। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आपने घन पढ़ लिया, घनाभ पढ़ लिया, उसके बाद अब आएगा अगला पॉइंट जो आपके पहले जो फार्मूले में जो सबसे पहले ही है, जिसमें ज़्यादा आधारित क्वेश्चन आएंगे। ये तो घन और घनाभ हमने इसलिए समझा दिया क्योंकि इस पर आधारित भी क्वेश्चन आ जाते हैं और ये आपके इसमें किताब में भी नहीं है। तो अब बात करेंगे जो तीसरा पॉइंट है, बेलन। तो बेलन आप जानते हैं, बेलन का उदाहरण जो होता है, जैसा सिलेंडर कह सकते हैं, गैस का सिलेंडर, जैसा कि मैं ये पेन पकड़ा हुआ हूँ, ये भी एक बेलन के आकार का है। तो बेलन होता कैसा है, तो आप ये समझ लीजिए कि जिसके दो सिरे वृत्ताकार हो और एक लंबाई में भी गोल हो, उसे कहते हैं बेलन। तो बेलन की आकृति बना ली जाती है थोड़ी सी। तो कुछ इस तरीके से होगा बेलन। तो दोनों सिरे वृत्ताकार हैं, दोनों सिरे हैं वो वृत्ताकार है। तो आप जानते हैं ये वृत्त है, वृत्त, और वृत्त का जो वृत्त की जो परिधि होती है, परिधि, तो वो होती है 2πr। वो भी कब, जब इसकी हम त्रिज्या को r मान लेंगे। जब त्रिज्या r होगी तो इसकी परिधि होगी 2πr, और जो उसका क्षेत्रफल होगा वृत्त का, उसे होता है πr²। क्लियर हुआ। ये दो बहुत फार्मूले जरूर पढ़ेंगे अभी, इसके जो बेलन के आधारित जो भी फार्मूले बनाएंगे। अगर हम बेलन की ऊंचाई को h मान लें, तो बेलन की ऊंचाई को अगर h मान लें, तो हम बात करते हैं यहाँ पे बेलन की। तो आप ये देख रहे होंगे बेलन का जो आधार होता है, इसे बोलते हैं आधार। और आधार होता कैसा है, आधार वृत्ताकार होता है। और आप जानते हैं वृत्त की जो परिधि है वो 2πr और क्षेत्रफल πr² होता है। तो इन दोनों फार्मूलों को याद रखना है, क्योंकि इस बेलन के भी जो फार्मूले बनेंगे उसमें इन दोनों का ही प्रयोग होगा। तो जैसे कि सबसे पहले लिख लेते हैं जो इसमें विमाएं हैं, इसकी विमाएं कह लें या फिर जो इसकी भुजाएं हैं उनको नोट कर लें कि थोड़ा सा क्लियर कर लें इसे। ये हो गई त्रिज्या r। तो यहाँ पे नोट कर लें, यदि बेलन की आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h हो तो पहला पॉइंट होगा बेलन का वक्र पृष्ठ। तो अब ये पहले तो समझिए कि बेलन का वक्र पृष्ठ है क्या चीज। जैसे मान लेते हैं ये कोई बेलन है, फिर से एक बार बना लेते हैं, ये कोई बेलन है, और अगर हम इसे बीच से ऐसे कट कर दें, यहां से मान लीजिए इसे कट कर दिया जाए, ऐसे काट दें इसको बीच से, और काट के भागों को अलग अलग कर दें, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, कुछ आकृति ऐसी होगी। कटने के बाद काट के थोड़ा सा फैला दें, है ना, कुछ ऐसी हो जाएगी, बीच से कट कर दिया। अच्छा, अब इन दोनों सिरों को पूरा फैला दीजिए, तो ये फैल के कुछ इधर बढ़ जाएगा, कुछ यहां तक बढ़ के आएगा, और इधर का जो भाग इधर खोल दे पूरा, तो कुछ ऐसा बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। तो अब ये नहीं होंगी क्योंकि ये पूरी खुल चुकी है साइडें, तो कुछ ऐसी आकृति बन जाएगी, बिल्कुल सीधी होंगी लाइनें ये उस कंडीशन में। कुछ ऐसी एक ये चादर बन जाएगी, होगा ना चादर। तो ये जो चादर की जो लंबाई है, ये जो लंबाई है, ये यही जो कहते हैं वृत्त की परिधि, इसी को ही पूरी खोल के बनाई गई है। तो वृत्त की परिधि आप जानते हैं कितनी होती है, 2πr। तो जो लंबाई है, लंबाई वो 2πr के बराबर होगी। अच्छा, जो ऊंचाई थी वो ये वाली ऊंचाई है, ऊंचाई अगर इसके चादर के हिसाब से कहें तो ये चौड़ाई कहलाएगी। अच्छा, अगर इस चादर का क्षेत्रफल निकालना हो, चूंकि ये चादर आयताकार है, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई इंटू
चौड़ाई। तो लंबाई का मतलब ये लंबाई जो थी ये परिधि की जगह पे आई थी, तो लंबाई की जगह पे हम परिधि लिख सकते हैं। और ये जो चौड़ाई है, चौड़ाई कहाँ पे आई? ऊंचाई की जगह पर, तो इसे ऊंचाई लिखेंगे, ऊंचाई लिखेंगे ना। तो परिधि होती है 2 पाई r और इंटू ऊंचाई होती है h। तो इस हिसाब से जो फार्मूला बनेगा 2 पाई r h। क्लियर हुआ? इस तरीके से बेलन का वक्र पृष्ठ निकलता है। तो यहां पर लिखेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर आधार की परिधि इंटू ऊंचाई। तो आधार की परिधि जानते हैं 2 पाई r होती है और इंटू ऊंचाई जो है वो h है। तो फार्मूला बनेगा 2 पाई r h वर्ग इकाई। क्लियर हुआ? ये हुआ बेलन का वक्र पृष्ठ। अच्छा, अगला दूसरा पॉइंट लेते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो जैसा भी देख रहे हो कि बेलन का वक्र पृष्ठ, ये जो हिस्सा है ये बेलन का वक्र पृष्ठ, अगर उसमें हम दोनों आधारों के क्षेत्रफल अगर जोड़ दें तो उसे कहेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो होता है बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस दोनों आधारों का क्षेत्रफल, दोनों आधारों का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ जो कि हम पहले निकाल चुके हैं, तो जाएगा 2 पाई r h और प्लस दोनों आधार से मतलब क्योंकि ये आधार कैसा है जानते हैं, वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। वैसे ये आधार जो है ये भी वृत्ताकार, तो इसका भी क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर हुआ, और दोनों पाई r स्क्वायरों को जोड़ दें तो ये हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, जो कि यहां से अगर देखा जाए तो 2 पाई r कॉमन है, तो जब 2 पाई r कॉमन लेंगे तो यहाँ पर h बच जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे h प्लस यहाँ से 2 पाई r कॉमन निकाल दें तो 2 निकल गया, पाई निकल गया, क्योंकि 2 बार r था, r स्क्वायर का मतलब r इंटू r होता है, तो एक r निकाल दिया तो एक r तभी बच गया। तो इस प्रकार से जो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ है वो बन जाएगा 2 पाई r और ब्रैकेट में h प्लस r, मात्रक होगा वर्ग इकाई। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है इसका, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो बेलन का जो आयतन होता है उसे लिखते हैं आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल आप जानते हैं, आधार कैसा होता है, वृत्ताकार, और वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो पाई r स्क्वायर है। तो आधार का क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर और इंटू ऊंचाई जो है वो है h। तो इस प्रकार से फार्मूला बनेगा पाई r स्क्वायर h और मात्रक होगा घन इकाई। नोट कर लीजिए। तो नोट हो गया होगा, तो नोट कर लीजिए फटाफट। अगर नोट नहीं हुआ है तो फिर अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक शेयर जरूर करते रहें। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। धन्यवाद क्लास।